नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। तो हम देख रहे हैं हमारा खास पेशकश रायसीना की जंग। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने संसद भवन में पहुंच करके वोट डाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला है। जेपी नड्डा ने वोट डाला है। हरियाणा के विधायक भी हरियाणा विधानसभा में वोटिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने अपना वोट राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाल दिया है। बीजेपी एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा ने वोट डाल दिया है। तो 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी और देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है। एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली में संसद भवन में तमाम केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों ने वोट डाल दिया है। उधर दूसरी ओर राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विधायक भी अपने वोट डाल रहे हैं। तो हरियाणा में भी विधायक अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हरियाणा विधानसभा में भी विधायक वोट डाल रहे हैं और दूसरी ओर दिल्ली में भी संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया जारी है। और आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ रहे हैं लाइव। सीधे आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं सत्यव्रत शास्त्री जी। और मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी है कांग्रेस से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मतदान की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले मैं आज आपके पास ही आना चाहूंगा। मतदान की प्रक्रिया जारी है और क्या लगता है आपको कि आखिरकार क्या फैसला या नतीजा जो आएगा वो आपके हक में आएगा या फिर सिर्फ एक औपचारिकता विपक्ष निभा रहा है? विवेक जी, राष्ट्रपति का चुनाव 4809 कोलिजियम करेगी। अब कोलिजियम में किसका बहुमत है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर दल का अधिकार है, इसलिए हम भी लड़ रहे हैं। और आप 1952 से लेकर आज तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं सभी में चुनाव हुआ है, लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जब कांग्रेस को अपार बहुमत होता था तब भी विपक्ष चुनाव लड़ता था। भाजपा ने भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। अब क्या परिणाम होगा और क्या नहीं होगा आज उसकी चर्चा बेमानी है, क्योंकि आज मतदान का दिन है और मतदाता जिसे चाहेंगे उसे वोट देंगे। भाजपा ने अपना पक्ष रख दिया, हमने अपना पक्ष रख। अब इस देश के जो 4809 चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चाहे द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दें या श्री यशवंत सिन्हा को वोट दें, जो भी इस देश का राष्ट्रपति बनेगा वो सबके सिर माथे पर सबके लिए आदरणीय होगा और सबके लिए स्वीकार्य होगा। बस हम तो एक ही अपेक्षा करते हैं, जो भी राष्ट्रपति बने वो संवैधानिक नियमों, लोकतांत्रिक परंपराओं का आदर करते हुए अपने कर्तव्य का परिवहन करते हुए सभी को एक समान समझकर अपना आचरण करें। ठीक है, यही हमारी आशा है। यशवंत सिन्हा पहुंचे थे, उन्होंने कहा साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू के लिए कहा कि जो पिछले राष्ट्रपति रहे उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए थे यशवंत सिन्हा ने और कहा था कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो वो मात्र एक रबर स्टैंप के तौर पर काम करेंगे। क्या कहेंगे?
अब ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है, हल्की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो कुछ कहना जो आपके उम्मीदवार है वो हल्की बात करके निकल गए, फिर तो आज मतदान हो रहा है। मैं आज की टिप्पणी पर कह रहा हूं, कल तक को कहा वो ठीक है, वो चुनाव प्रचार का दौर था, पर आज मतदान हो रहा है। अब मतदान के बाद मान लो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाती हैं, तो हम उनके विषय में अभी से भविष्यवाणी करें कि वो रबर स्टैंप होगी या नहीं होगी, ये जल्दबाजी होगी। ठीक है सर। उनका आचरण बताएगा कि वो रबर स्टैंप रहेंगी या एक निष्पक्ष और संविधान और कानून के अनुसार चलने वाली राष्ट्रपति सिद्ध होगी। ये हम उनके भविष्य के कदमों पर छोड़े, यदि वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाती हैं तो। ठीक है सर। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मतदान जारी है, तमाम बड़े नेताओं ने, पीएम मोदी ने, जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने वोट डाल दिया है। दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जाहिर तौर पर एनडीए का जो समर्थन है वो अपने आप में बहुत बड़ा समर्थन है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सिर्फ शायद एक औपचारिकता मात्र ही माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जाहिर तौर पर आप कैसे इसको देखते हैं? आपके जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जीत सुनिश्चित है? देखिए, मैं बधाई देता हूँ विद्रोही जी को कि एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या एक पंच और वार्ड मेंबर से लेकर ऊपर तक की चुनाव प्रक्रिया देश ने बहुत लंबे समय से एक अनुभव लिया है और दुनिया के परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में भारत की गिनती होती है। और उसी के लिए आज सर्वोच्च पद के लिए आज जो चुनाव हो रहा है, कल तक उसके लिए कहीं भी संपर्क, सम्मान, उनके जीवन की उल्लेख, उनकी उपलब्धियां, उनके माइनस प्लस की बातें थी, लेकिन आज मतदान हो गया, इस विषय पर भूलना नहीं चाहिए। हाँ, मतदान के लिए कौन जीतेगा ये कह सकते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार के प्रति अपनी कोई कुंठाएं व्यक्त करना, अपने किसी प्रकार का ईगो वो सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे के ऊपर कुछ लांछन रखना, ये कम से कम आज का विषय नहीं है, क्योंकि प्रचार भी हमारे यहाँ पहले 2 दिन पहले बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं राष्ट्रपति पद के वो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे और वो एक ऐसी आवश्यकता देश की, जिस समय देश 75 वर्ष अपनी आजादी का मना रहा है और 75 साल में इस देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को, हर समूह को, हर क्षेत्र को देश की तमाम प्रकार की गतिविधियों में हिस्सेदारी की एक उसकी लालसा थी, इसलिए तो आजादी मिली थी। आज पहली बार एक ऐसे वंचित क्षेत्र से एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए के साथ से एक उम्मीदवार बनाया है, जिसके कारण से देश में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की एक लहर आएगी। यदि हम उनके जीवन की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो भी उन्होंने अपने जीवन काल में जिस प्रकार के कार्यों को किया है, उससे लगता है कि वो निश्चित रूप से जब इस देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित होंगे तो उन तमाम लोगों में एक आत्मविश्वास, भारत के प्रति प्रेम और भारत के प्रति अपना कर्तव्य करने का जो एक भाव जागृत होना चाहिए नागरिक में, वो पैदा करने में सक्षम होंगी। और जो रबर स्टैंप की या किसी प्रकार की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें होती हैं, चुनाव के बाद भी उनके कार्यकाल की समीक्षा की जाती है और समीक्षा के समय उनको सबको अधिकार है समय समय पर उनके कार्य प्रणाली के ऊपर सलाह मशविरा और उनको सुझाव देने की प्रक्रिया देश में रही है। वो सब लोग करते ही हैं, करते भी हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन आज पहली बात तो मैं जिसके लिए आप पूछना चाहते हैं कि हम जीत के लिए आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं और हमारा राजनीतिक निर्णय, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने जो किया है वो समसामयिक भावों को, आवश्यकता को देखकर किया हुआ, जिसके कारण से देश का कोई वर्ग उनकी आलोचना नहीं करता, उनके विपक्ष में वोट डाला जा सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति को और उनकी उम्मीदवारी को चैलेंज करने के लिए मैं समझता हूं किसी के पास कोई एक उदाहरण या कोई एक ऐसा उनके जीवन का पक्ष नहीं है जिस पक्ष को आगे रखकर ये कह सके कि वो केवल रबर स्टैंप होंगी या केवल भाजपा की होंगी या वो एक कुछ लोगों के विश्वास को जीतने के लिए होंगी।
मैं समझता हूं जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इस वंचित क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में रहता है, वो उसके प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेंगी। उन लोगों के अंदर भारत के संविधान, भारत की राजनीति, भारत के उच्च पदों पर रहने वाले लोगों के प्रति विश्वास जागृत होगा और आने वाले समय में वो सब लोग भी ये महसूस कर सके कि देश की मुख्य धारा के अंदर हम भी अपने वर्ग से लोगों को दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये भावना उन लोगों के अंदर निश्चित रूप से जागृत होगी। विद्रोही जी आपके पास। हेलो, मैं लौट रहा हूं सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास लौट रहा हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास मैं जाना चाहूंगा। विद्रोही जी, आज फिर से चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई एक बार फिर से कि वोटिंग से पहले सबसे पहले हम बैठक करेंगे और हम तय करेंगे कि आखिरकार मतदान क्या करना है। क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है, थोड़ी जानकारी अगर आप दे पाए तो। देखिए विवेक जी, मैं आपके प्रश्न का सवाल जवाब देने से पहले शास्त्री जी की कुछ बातों पर टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कह दी जो देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्य धारा में आएंगे, उनको विश्वास होगा देश के प्रति, संविधान के प्रति। ये गलत सोच है। आदिवासियों का पहले भी इस देश की मुख्य धारा में थे, उनका संविधान, कानून और सरकार के प्रति पहले भी विश्वास था। पहले भी आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, उच्च पदों पर पहुंचे हैं। हाँ, ये ठीक है, आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में सामने आई है। बहुत बड़ा देश है। अगर आप एक एक वर्ग और जाति की बात करोगे तो आज भी बहुत से वर्ग हैं जिनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। आज भी इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। तो आप ही रहे ना जी, सबसे ज्यादा समय तक शासन तो आप ही ने किया है। नहीं, मैं सहमत हूं, हर एक को नहीं बनाया जा सकता है। 17 आई तो राष्ट्रपति। तो अगर आपकी सरकार होती तो आप द्रौपदी मुर्मू को कभी रिप्रेजेंट करते राष्ट्रपति के लिए? देखिए, हमने दलित को बनाया, किसी भी आदिवासी समुदाय से। एक मिनट विवेक जी, हमने दलित को बनाया, हमने अल्पसंख्यक को बनाया, हमने पहली महिला प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। तो उनका भी नंबर, द्रौपदी नहीं तो द्रौपदी तो हम नहीं कह सकते, वो तो भाजपा की नेता है, पर उनकी जगह और कोई आदिवासी नेता का नंबर आ सकता था। इस पर आप ये कैसे कह सकते हो वो नहीं आएगा? आज भाजपा के पास आपने कहा ना कि हर किसी को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। नंबर आ सकता था, आएगा, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। पर मैंने जो बात कही है वो शास्त्री जी के आदिवासी के वर्ग को मुख्य धारा के लेकर कही है। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, 121 आदिवासियों को यूपी एमएलए में फंसा रखा है और उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा प्रमाण भी नहीं है, पर वो बेचारे भुगत रहे हैं। मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने के बाद वन नियमों में परिवर्तन कर आदिवासियों को चोट कर दी। तो किसी एक वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति या बनाने से उस वर्ग का उत्थान हो जाएगा, ये सोच गलत है। इन्होंने कहा सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो जाएगी। भाई, कौन सी सामाजिक आर्थिक क्रांति राष्ट्रपति कर देगी? राष्ट्रपति के सीमित अधिकार हैं, वो एक संवैधानिक प्रमुख होती हैं, वो अधिकतम सरकार का एक बार भेजा हुआ बिल वापिस कर सकती हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आइए आप हरियाणा की बात। देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। हमारी एक वोट राज्यसभा चुनाव में खराब हुई, अब हमारी एक भी वोट खराब ना हो, इसलिए अपने विधायकों को हम सचेत कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि भाई कैसे वोटिंग करनी है, कैसे सही वोट करनी है। तो आज की बैठक में केवल इसी पर चर्चा हुई है और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे 30 के 30 विधायक अपनी वोट सही डालेंगे और हमारी 30 वोट विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा के पक्ष में जाएगी। ठीक, शास्त्री जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने साफ तौर पर कहा कि आप कौन सी क्रांति लाना चाहते हैं, तो जरा जवाब दीजिए
कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो कौन सी क्रांति आएगी? देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि वेदप्रकाश जी इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं और उनकी सच्चाई बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते। इस देश के अंदर कांग्रेस का कल्चर रहा है कि हमारे प्रति वफादार किसी एक परिवार के एक व्यक्ति के प्रति वफादार व्यक्ति को उन्होंने पुरस्कार स्वरूप इस प्रकार के पदों को बांटा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और उन लोगों ने भी अपने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से रेवड़ियों की बंदरबाट किसी भी पद के लिए की, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर मिले पदों पर काम करने के अवसर को लोगों ने नहीं बनाया। जब मैं एक बात कहता हूं कि आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी तो वो वहां से पैसे भेजेगी, उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, वो विषय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के कल्चर तो यही है ना कि जो किसी की उन्नति होगी तो पैसे से होगी, पैसा भी भ्रष्टाचार के आधार पर, अनाचार के आधार पर मिलेगा, उसी से आपकी उन्नति होती है। ये लगभग माना जाता है राजनीति में कांग्रेस जनित राजनीति के कारण से। लेकिन पिछले भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के शासन के दौरान इस प्रकार की बातें कि केवल व्यक्ति को सम्मान पैसे के आधार पर नहीं मिलता, केवल सम्मान उसके राजनीतिक पहुंच के कारण से नहीं मिलता, केवल व्यक्ति के किसी एक परिवार एक व्यक्ति के प्रति वफादार होने से नहीं मिलता। ऐसे कितने पुरस्कार आपको इस 8 साल के काल में दिखेंगे जिनको कभी मीडिया की फोटो नहीं लगी, कभी अखबार में उनका परिचय नहीं आया, कैमरा जिन पर नहीं गया, लेकिन उसको देश के बड़े बड़े पुरस्कार इसलिए मिले कि उन्होंने जन सामान्य के लिए अपने स्थान के ऊपर अनेक लोगों को प्रभावित करते हुए काम किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति इस ऊंचे स्थान के ऊपर राष्ट्रपति भवन जैसे स्थान के ऊपर बैठता है तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से उत्साह के साथ कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। हर किसी को पैसे की आवश्यकता नहीं, शाबाशी की आवश्यकता होती है और अपनी एक पहचान की आवश्यकता को अवसर देने की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में जब यह बात आएगी कि जब हमारे वर्ग से निकलना एक व्यक्ति राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकता है तो क्यों ना हम मेहनत करेंगे, क्यों ना हम विश्वास के साथ अपने जीवन की इस दिनचर्या को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्यों नहीं मानते कि वनवासी क्षेत्रों के अंदर आज भी लोग शिक्षा के कारण से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के कारण से, बिजली और रोड के कारण से, कनेक्टिविटी के कारण से आज भी देश के अन्य लोगों के अन्य स्थानों से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जो उनको अभाव में जीवन जी रहे। वो सब लोग इस प्रकार का, क्योंकि उनका अपना भी सामर्थ्य और सरकार का सामर्थ्य जब मिलकर लगता है तो देश में परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि उनका सामाजिक और आर्थिक उन्नति होगी, जिसके कारण से उनके अंदर उत्साह से जाकर, यदि मैं मुख्य धारा की बात करता हूं तो मुख्य धारा के अंदर बहुत से लोग इसी वनवासी क्षेत्रों के अंदर नक्सलवाद से प्रभावित होकर इस देश के आम व्यक्ति को जो उसके लिए काम करना चाहता है, सेना के रूप में, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, उनके ऊपर वो अनेक प्रकार के हथियारों का प्रयोग करके उनके बोध को घाट उतारने का काम करते हैं। लेकिन जब हम उनको देखेंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति बिना संघर्ष के और केवल सकारात्मक दृष्टि से वो देश के उच्च पदों पर जा सकते हैं, तो उनके अंदर वो नक्सलवाद को छोड़कर और वो झगड़े को छोड़कर शिक्षा के प्रति जो आंदोलन चला है इस देश के अंदर, मुख्य धारा के अंदर आने का जो आंदोलन चला है, मैं समझता हूं कि उसका इस देश के अंदर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि सकारात्मक चलने में ताकत जो लगती है उससे ज्यादा ताकत नकारात्मक दृष्टि को रोकने के लिए लगती है। और जब ये नक्सलवाद को रोकने की जो ताकत लगती है उसको के बजाय यदि उस क्षेत्र के विकास में जो ताकत लगेगी तो दुगनी ताकत के साथ ये देश विकसित देशों की ओर बढ़ेगा। इसलिए इन दोनों बातों को मैं स्पष्टीकरण करने के लिए आपके आवेदन का मैंने निवेदन किया। ठीक सर। विद्रोही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखिए जो एनडीए का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा है। जो एनडीए समर्थन दे रही है, अगर उनके उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी, क्या अगर ये राजनीतिक मजबूरी है कि हम दूरगामी भविष्य जानते हुए भी उम्मीदवार खड़े करना, उनके लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना, क्या कांग्रेस का एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता? अगर संभावनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, क्या एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता कि हाँ, हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं और हम भी उस आदिवासी समुदाय के साथ, आदिवासी महिला के साथ में हम भी खड़े हैं? विवेक जी, अगर इस तरफ को मान लिया जाए तो देश में कोई लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं है, कोई चुनाव की भी जरूरत नहीं है। और आप भाजपा संघ से तो क्यों नहीं पूछते कि पिछले 75 सालों में इनकी 60 साल बहुमत तो दूर की बात है, ये 3 और 13 में भी नहीं होते थे,
तब भी ये राष्ट्रपति चुनाव क्यों लड़ते थे? तो ये बातें बेकार हैं। लोकतंत्र के अंदर चुनाव स्वाभाविक है, एक हारेगा एक जीतेगा। मैं अगर जीत मैं चुनाव लड़ने का विरोध नहीं कर रहा, नहीं किसी ये कह रहा हूं कि आपने क्यों खड़ा कर दिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये चुनाव होंगे, ये विचारों की लड़ाई है। लोकतंत्र है। राष्ट्रपति चुनाव, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी। राष्ट्रपति कौन से विकास में योगदान दे देगा? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिल्कुल विकास के लिए देश में दो ही पद होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। 15 साल इनका छत्तीसगढ़ में राज रहा, इन्होंने वहां आदिवासी को नहीं बनाया, एक राजपूत को मुख्यमंत्री बनाया। अगर ये इतने ही हितैषी थे, इतने ही नक्सलवाद खत्म करना चाहते थे छत्तीसगढ़ के अंदर, तो आदिवासी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? झारखंड के अंदर जब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनना था, उनको हटाकर फिर इन्होंने रघुवर सिंह, जो कोई नाम भी नहीं था, जो विधायक भी नहीं था, उसको, एक राजपूत था, उसको वहां बना दिया इन्होंने झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री। ये तो इनकी कथनी और करनी है। हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी दलित हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। आप छोड़िए देश की बात, उत्तर प्रदेश में ही कितने दलित अत्याचार भाजपा राज में बढ़े हैं। महिलाओं पर गैंग रेप हो रहे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। क्या दलित राष्ट्रपति होने के नाते, वो भी उत्तर प्रदेश के दलित राष्ट्रपति होने से वो उत्पीड़न रुका? और उत्पीड़न करने वाले कौन थे? भाजपा के सांसद विधायक। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं पड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उन्हें भाजपा से निकाला तक नहीं गया। तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। शास्त्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। लास्ट बात कह देता हूं सर, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अरे ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा विधायकों को खरीद रहे हैं, ये अरबों खरबों रुपए का लेन देन हो रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसका कोई प्रमाण है? हरियाणा के अंदर 3 बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं वर्चस्व है। शास्त्री जी, जिस वर्ग से आप विद्रोही जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसका पिछड़े वर्ग के अंदर सदस्य तक नहीं बनाया गया। कौन पूछ रहा है आपको? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। विद्रोही जी, बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है। शास्त्री जी, जवाब दीजिए। देखिए, कहने के लिए किसी के बारे में कोई भी आदमी कुछ कह देता है, लेकिन रिश्वत के रूप में जो कीर्तिमान कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार को बचाने में आया, और जैसे नोटों की गेड़ियां लहराई गई, वो दुनिया के लोकतंत्र में पहला उदाहरण है। उसके बाद दूसरा भी अभी तक आया नहीं है। किसी की निष्ठाएं बदलने के लिए कि मैं इस पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी में जाऊंगा, मैं इस नीति पर विश्वास नहीं करता, मैं उस नीति में जाऊंगा, वो केवल पैसे के आधार पर निष्ठा बदलेगा। मैं समझता हूं आज के लोकतंत्र के ऊपर ये तमाचा है। मैं समझता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का मत ये है कि वो भारत का वासी है, तमाम भारतीय लोकतंत्र के अंदर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों का वो सदस्यता लेकर चुनाव लड़ते भी और आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन मैं यह मान के चलता हूं कि यदि नेता नीति और नीयत में यदि किसी को अंतर आने लगता है, तो वो उस स्थान को छोड़ता है। चाहे वो सच्चाई है नहीं है, वो सब पर लागू है कि नहीं, वो उस पर लागू है। और यशवंत सिन्हा जी उसके बड़े उदाहरण आज के इस दिन के लिए मैं समझता हूं उनको रखना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी ने कितने उच्च पदों पर रखा और अपनी पारंपरिक परिवार व्यवस्था को दरकिनार करते हुए उनके बेटे को भी राजनीति के अंदर लेकर आए। इतने पर भी उनकी महत्वाकांक्षा संतुष्ट नहीं हुई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नकेल खोली कि आप जहां जाना चाहें, जैसा जाना चाहें जाएं। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यशवंत सिन्हा जो है चुनावी मैदान में। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि यदि कांग्रेस की वो उधर गए हैं और कांग्रेस ने उनको और तृणमूल के साथ जिस प्रकार से उनका एक तालमेल बना, वो केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए इस उम्र में इतने समय राजनीति में काम करने के बाद यदि आदमी कुंठित रहता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है, नहीं तो इस उम्र के अंदर आकर तो व्यक्ति एक अपने पारिवारिक जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य ने उसको, परमात्मा ने उसको जन्म दिया है, तो उसके चौथे चरण में आने के बाद तो व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन सुधारने की ओर बढ़ना चाहिए, समाज के लिए काम का दूसरे लोगों को देना चाहिए। ठीक है शास्त्री, जवाब ले लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कम शब्दों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति। देखिए, यशवंत सिन्हा इनकी पार्टी में रहे हैं, वो क्यों छोड़ा, किसी लिए छोड़ा, ये तो आप उनसे पूछिए।
मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं और मैं इस कीचड़ उछाड़ो राजनीति में भागीदार नहीं होना चाहता। तो आपको मैं क्या बात लगता कर रहा हूं सिद्धांत और है जी। आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति है या फिर विपक्ष को सबसे बेहतर उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ही लगे, जिनको द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले खड़ा किया जा सकता था? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कांग्रेस के पास नंबर नहीं थे। बहुत से दलों ने कहा ठीक कि सर, हम कांग्रेस बैकग्राउंड के व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, विपक्ष की व्यापक ठीक है, ठीक है विद्रोह जी, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। शास्त्री जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। मैं विवेक जी, मैं विद्रोही जी से एक मेरा प्रश्न है, शायद संतुष्ट कर पाए कि जिस प्रकार से विधायक अन्य कांग्रेस पार्टी के बाकी के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं सर, और उनका समय की बहुत वो पैसा लेकर आते हैं सर, तो समय का बहुत अभाव है। जवाब मैं खुद नहीं ले पाऊंगा विद्रोही जी से, जवाब मैं खुद नहीं ले पाऊंगा विद्रोही जी से। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न शास्त्री जी, आपका बहुत शुक्रिया, और वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है और वोटिंग की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।